हेलो एवरीवन, दिस इज निशालिनी। वेलकम टू लीगल कॉरिडोर। आज हम देखने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, और उसके साथ साथ हम सारी एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे और कंप्लीट एक्ट को एग्जॉस्टिवली यहाँ पे हम किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेयर एक्ट को भी अपने साथ साथ में खोल लीजिएगा और हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पे एडिशनली भी डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कॉम्प्रिहेंसिवली ये पूरा एक्ट आपका कवर हो जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 केम इनटू फोर्स ऑन। तो सबसे पहले तो हमें इसकी इन्फोर्समेंट की डेट ही ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कब ये इन्फोर्समेंट में आया था? यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार आप भी ट्राई करिएगा। ठीक है, अपने पास आप कॉपी बुक को ओपन कर सकते हैं और वहां पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसकी पूछी गई है। ठीक है, तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो आपकी है वो है 1 सितंबर 1872। ठीक है, और ये कहाँ लिखा गया है? तो सेक्शन 1 जो है वहां पे प्रोवाइडेड है दैट इज इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो एक्सटेंशन है वो होल ऑफ इंडिया पे होता है। ये बात भी आपकी सेक्शन 1 में ही लिखी गई है जो एक्सटेंड की बात करता है। और इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है वो क्या है? 1 सितंबर 1872। एक और डेट पूछी जाती है प्रेसिडेंशियल असेंट की डेट। ठीक है, प्रेसिडेंशियल असेंट, तो उस डेट को भी हमें साथ साथ में ध्यान रखना है। तो वो क्या है? वो है आपकी 25 अप्रैल 1872। ठीक है, ये डेट भी ध्यान रखनी है। एक्ट नंबर आपसे पूछ लिया जाता है, एक्ट नंबर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ठीक है, इन शॉर्ट से आईसीए लिखते हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले चार था, ठीक है, बट सोगा हम जानते हैं कि सोगा का पूरा चैप्टर हटा के एक एक्ट बना दिया गया और पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर उठा के उसको एक एक्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो बना है, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट है और एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 75 तक है, और उसके बाद आपका 124 से लेके 124 से लेके 238 तक के जो सेक्शन है वो आपके स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, जिसमें आपका इंडेमनिटी, गारंटी, ठीक है, ये सब आ जाता है, एजेंसी आ जाता है। तो इतनी सारी चीजें जो एडिशनली हमें ध्यान रखनी है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सटेंड्स टू, तो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कि कब से मतलब हो सकता है पूछ लिया जाए कि किस डेट से अब ये जो है पूरा एक्ट ये होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होने लगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 31 अक्टूबर 2019 से के बाद से ये जो एक्ट है वो होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होने लगा। उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगता था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इफ। तो क्या होता है? कोई भी अग्रीमेंट है जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो इसका थर्ड का करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, थर्ड का क्या आंसर होगा? बी होगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा गया है? तो 2H जब डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे तो वहां पे डेफिनेशन दी है, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रॉमिस कहाँ पे है? ठीक है, तो ये भी साथ साथ में ध्यान रखना है कि प्रॉमिस, ये भी डेफिनेशन देख लीजिए। तो 2B में प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है। आपको डेफिनेशन क्लॉज पूरी तरीके से लर्न होना चाहिए। ठीक है, ऑब्लिगेशन वर्ड ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया है तो इसको कट कर देते हैं। प्रपोजल वर्ड है, तो प्रपोजल कहाँ पे है? 2A में है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ध्यान रखिएगा। एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? 2H में दिया है। सॉरी, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 2A of the Indian Contract Act, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other, he is said to make a। तो क्या कहा जाएगा? तो 2A में अभी हमने देखा था ना कि यहाँ पे 2A में प्रपोजल को डिफाइन किया गया था, तो ये प्रपोजल की डेफिनेशन है। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन क्लॉज में ही ध्यान रखना है, आपको साथ साथ पूरी की पूरी डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है प्रपोजल की। एक पर्सन है, ठीक है, ये सिग्निफाई कर रहा है किसी और को अपनी विलिंगनेस, ठीक है, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जिससे कि उसकी असेंट वो ले सके, ठीक है, टू ऑब्टेन दी असेंट ऑफ अदर। ठीक है, असेंट ले सके अदर पर्सन की, तो कहा जाएगा कि उस पर्सन ने उस दूसरे पर्सन को प्रपोजल दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर ये उसकी बात पे अग्री हो जाता है, जो जो कंडीशंस दी सब कुछ सब समझते हुए वो अग्री कर जाता है,
तो फिर वो मान लिया जाएगा कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, फिर वो अग्रीमेंट के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा वो। अगर वो अग्री कर जाता है सारी बातों पे और एज इट इज उसको एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस की तो एज सच डेफिनेशन नहीं दी हुई है। ठीक है, लेकिन अग्रीमेंट की डेफिनेशन दी है। तो अग्रीमेंट कहाँ पे है? 2E में। ये ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट बार बार पूछा जाता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। प्रॉमिस कहाँ पे है? 2B में। ठीक है, ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। प्रपोजल कहाँ है? 2A में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स। तो अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या बन जाता है? तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे दिया है? 2B में। एग्रीमेंट कहाँ था? 2E में। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? 2H में। कंसिडरेशन कहाँ है? 2D में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होता है पहले प्रपोजल, प्रपोजल, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रपोजल एक्सेप्टेंस। अब इसके लिए जरूरी क्या चीज है? कंसिडरेशन होगा। ठीक है, कंसिडरेशन प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो गया, तो ये बन जाएगा आपका एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका ये जब इन्फोर्सिएबल बाई कॉन्ट्रैक्ट जो सारी कंडीशंस हैं वो अगर फुलफिल कर ली जाती है तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आपका लीगली बाउंड हो जाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज, क्या कहा जाता है? ठीक है, किसी की डेफिनेशन दी है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, बी होगा, एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी है। एग्रीमेंट कहाँ पे दिया हुआ है? 2E में एग्रीमेंट दिया है। ठीक है, ऑफर या प्रपोजल एक ही चीज होता है। इंग्लिश लॉ में प्रपोजल को ऑफर कहा जाता है और इंडियन लॉ में इसको प्रपोजल कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? 2A में। स्पेसिफिकली तो नहीं दिया है, अगर हम प्रपोजल वर्ड पूछा, ठीक है, तो यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है? डेफिनेशन को बार बार जितना करेंगे उतना अच्छे से लर्न हो जाएगा। 2H में ये है, एक्सेप्टेंस को ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी। ठीक है, तो जो भी है जो कोई भी अग्रीमेंट है जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो उसे कहा जाता है वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे दिया है? ये डेफिनेशन आपकी जो है वो 2G में गिवन है। ठीक है, 2G में एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, ये कहा दिया है? 2G में दिया है। अब यहाँ पे वॉइडेबल, ठीक है, तो वॉइडेबल जो दिया है, वॉइडेबल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड एग्रीमेंट होता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कहाँ पे आपका डिफाइन है? ये 2I में है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, इलीगल एज वर्ड को डिफाइन यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करेंगे। इन्फोर्सिएबिलिटी, तो ये भी ऐसे नहीं डिफाइन किया गया। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन जो है ध्यान रखेंगे। Next, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others is। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी है? 8 नंबर। आप भी बेयर एक्ट अपना ओपन कर लीजिएगा जिससे कि आप कर पाए। तो ये किससे होता है? ये आपका 2I में दिया है। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ ऑफ द पर्सन, मतलब जिसके साथ भी गलत हुआ है, मान लीजिए किसी के साथ फ्रॉड किया गया था, किसी के साथ कोर्जन किया गया है, तो उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो करता है तो फिर उसको मिल जाएगा, मतलब अगर वो मतलब ऑब्जेक्शन रेज किया फिर तो उसको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज फिर वो वैलिड हो जाता है। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन, कब हो जाएगा? And a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when, यहाँ पे conditions दी हैं, he enters, it is entered into, it ceases to be enforceable, court declares it void and one party repudiates it। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, ये कहाँ पे दिया है? ये दिया है आपका 2J। ठीक है, 2J में ध्यान रखिएगा। 2J में क्या दिया हुआ है? 2J बताता है void कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, सॉरी, void कॉन्ट्रैक्ट 2J में दिया है, मतलब कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सिएबल। नेक्स्ट, 10th नंबर क्वेश्चन, कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मूव फ्रॉम। कंसिडरेशन कौन मूव करता है? तो ये जो है इसका होगा सी।
द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो ये दोनों पे हो सकता है। और 2D की डेफिनेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन में बी मूव्ड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। और ये इससे रिलेटेड केस भी ध्यान रखिएगा, चिनैया वर्सेस रमैया। ये केस ध्यान रखना, लैंडमार्क केस है इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू दी नॉलेज। ये आपका पीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड कर लिएगा केयरफुली। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू दी नॉलेज ऑफ, कब होता है? ये होगा बी ऑप्शन, ठीक है, द पर्सन टू हुम इट इज मेड। तो जिस भी पर्सन को प्रपोजल दिया गया है, जब वो उसकी नॉलेज में आ जाता है तो प्रपोजल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड सेक्शन कौन से हैं? तो 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 इससे रिलेटेड सेक्शन है, उनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सेक्शन जो 3 है वो कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल बताता है, और 4 बताता है कि कब जो है कम्युनिकेशन वो कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लैंडमार्क केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1930 इट वाज हेल्ड दैट। तो ये लैंडमार्क केस है, इसमें क्या हेल्ड किया गया था? ठीक है, यहाँ पे एन ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफर। इस केस में यही किया गया था, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली ये केस ना जो मेंस में भी आपको पूछा जाता है, तो ये जो पॉइंट है वो आपको नोट डाउन कर लेना होगा, ये आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ ऑफर इज मैंडेटरी फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, इस केस में ही कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इन कार्लिन वर्सेस कार्बोली की स्मॉल बॉल कंपनी 1893 द कोर्ट हेल्ड दैट। इसमें क्या हेल्ड किया गया था? ठीक है? तो सबसे पहले तो जो कार्लिन वर्सेस कार्बोली का जो केस है वो आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका जनरल ऑफर से रिलेटेड है, ठीक है। जनरल ऑफर की बात कहाँ है? सेक्शन 8 में कही गई है, ठीक है। तो ये केस है कार्लिन वर्सेस कार्बोली स्मॉल बॉल कंपनी 1893 का केस है। इस केस में क्या हेल्ड किया गया था? परफॉर्मेंस ऑफ अ कंडीशन ऑफ अ जनरल ऑफर इज सफिशिएंट एक्सेप्टेंस विदाउट एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। तो प्रपोजल के अगेंस्ट ही कब कंप्लीट हो जाता है? तो 4 का करेक्ट आंसर होगा when it is put in the course of transmission to him so as to be put out of the power of the acceptor। और ये कहाँ दिया है? इससे रिलेटेड जो सेक्शन 4 है वहां पे दिया है, ठीक है। इसको बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होता है? ठीक है, तो इसका भी आंसर जो होगा वो बी होगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो ये दिया है आपका सेक्शन 4 में, एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द प्रपोजर्स नॉलेज। 16 नंबर, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट। अभी तक तो एक्सेप्टेंस क्या था, अब आ गया रिवोकेशन से रिलेटेड। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। तो कब होगा? इसका होगा करेक्ट आंसर 16 का बी, व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ये बात भी आपकी कहाँ है? ये भी आपकी सेक्शन 4 में। ये बहुत सारे पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है, तो अलग अलग पैराग्राफ्स में अलग अलग जो ये प्रोविजन है वो दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट। तो जब वो पर्सन उसको जो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है उसमें पुट कर देता है तब, ठीक है। नेक्स्ट, a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against। क्या होगा? A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance as complete against। क्या होगा इसका? तो ये सेक्शन 5 में दिया है, ठीक है, सेक्शन 5। बहुत ही केयरफुली रीड करिएगा, सेक्शन 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 बात करता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस की। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा द प्रपोजल, ठीक है, यहाँ पे रहेगा। सेक्शन 5 जो है क्या बात करता है? प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट, ठीक है। तो ये जो उसका नेक्स्ट पैरा है वहां की बात की जा रही है, ठीक है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी,
एक्सेप्टर। ये भी कहाँ पे है? सेक्शन 5। Which section of the Indian Contract Act deals with revocation how made? ठीक है, तो रिवोकेशन हाउ मेड ये कौन सा सेक्शन इसके बारे में डील करता है? तो ये करता है सेक्शन 6। ठीक है, यहाँ पे आपके मोड दिए हुए हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ना 6, ये 4 क्लॉज में डिवाइडेड है। ठीक है, यहाँ पे दिया है बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, बाय लैप्स ऑफ। ठीक है, तो एक तो है कम्युनिकेशन, ठीक है, नोटिस दे दिया। दूसरा है कि लैप्स ऑफ टाइम, जो भी प्रेस्क्राइब किया गया था। ठीक है, फिर है बाई फेलियर ऑफ एक्सेप्टर। ठीक है, उसके बाद चौथा है कि बाई डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रपोजल और प्रपोज। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 कंडीशन दी हुई है सेक्शन 6 में रिवोकेशन हाउ। तो ये 4 मोड दिए हुए हैं जिस तरीके से रिवोकेशन किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 एक्सेप्टेंस मस्ट बी। तो सेक्शन 7 क्या बात करता है? एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? ए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो 7 का सेक्शन 1 है, ये बात करता है कि जो एक्सेप्टेंस होगी वो एब्सोल्यूट होगी और अनक्वालिफाइड होगी। ये 20 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ काउंटर ऑफर रिजल्ट्स इन। अगर मान लीजिए कि सामने वाला आपने कुछ प्रपोज किया और सामने वाला कुछ कंडीशंस के साथ या कुछ उसमें अलग से अपनी सिचुएशंस जोड़ के आपको एक्सेप्टेंस करने के लिए बोल रहा है, तो वो हो गया काउंटर ऑफर। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर का जो एक कॉन्सिक्वेंस होता है वो क्या होता है? तो 21 का करेक्ट आंसर आपका होगा बी। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल। तो ये नो कॉन्ट्रैक्ट रहता। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। और इससे रिलेटेड जो केस था वो भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जो काउंटर ऑफर होता है वो डिस्ट्रॉय या रिजेक्ट कर देता है ओरिजिनल ऑफर को। इससे रिलेटेड लैंडमार्क केस जो है वो ध्यान रखिएगा, हाइडे वर्सेस रेंच। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इन हार्वी वर्सेस स्वेसी 1893 द कोर्ट लोएस्ट प्राइस 900 पॉन्ड वाज हेल्ड टू बी। ठीक है, तो हार्वी वर्सेस स्वेसी भी जो उन्होंने कोट किया था कि इतना प्राइस जो है वो देना चाहते हैं, तो उसको क्या माना गया था? ठीक है, तो 22 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एन इन्विटेशन टू ट्रीट या इंफॉर्मेशन। ठीक है, हार्वे वर्सेस स्वेसी लोएस्ट कोटिंग लोएस्ट प्राइस इज एन इन्विटेशन टू ट्रीट इंफॉर्मेशन, नॉट एन ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 8 परफॉर्मेंस ऑफ अ कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल इज एन। तो सेक्शन 8 जो है वो आपका जनरल ऑफर के बारे में बात करता है, जनरल ऑफर या प्रपोजल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? 23 सेक्शन 8, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, जो कंडीशन लगाई गई थी वो कंडीशन को अगर आप परफॉर्म कर दे रहे हैं तो माना जाएगा कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट, सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन। सेक्शन 9 में क्या डिफाइन किया गया है? तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रोमिसेस क्या होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे और अदर अदर चीजें दी हुई है, लाइक वॉइड अग्रीमेंट कहाँ पे है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लॉज को जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो वॉइड अग्रीमेंट को ध्यान रखिएगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है, इसको भी ध्यान रखना है हमें। वन सेकेंड, आपका क्या है? वॉइड अग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो आपकी कहाँ पे दी हुई है? वो दी है 2G। ठीक है, नेक्स्ट है 25, डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग इन अ सर्विस सेल्फ सर्विस शॉप इज। ये क्या होता है? 25 का करेक्ट आंसर होगा सी, इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर। गुड्स ऑन डिस्प्ले इन शॉप सुपरमार्केट, इनविटेशन टू ऑफर। और ये कहाँ पे किस केस में हेल्ड किया गया था? तो इससे रिलेटेड केस है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस बुथ्स कैश केमिस्ट। ठीक है, ये केस था, बहुत ही लैंडमार्क केस था, इसमें इनविटेशन टू ऑफर को बताया गया था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract for।
तो 26 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, लॉफुल कंसिडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। रिक्वायरमेंट्स फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन दी है, जैसे कि कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस दी हुई है, तो सेक्शन 10 को बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। 27 द लैंडमार्क केस मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 was decided by the, किसने डिसाइड किया था? 27 का करेक्ट आंसर होगा ये प्रीवी काउंसिल ने, ठीक है। कब किया था? 1903 में। इन मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष अ माइनस एग्रीमेंट वाज हेल्ड टू बी, तो वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। यहाँ पे वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया गया था, मतलब कि वॉइड जो होगा फ्रॉम बिगिनिंग होगा। Which of the following person is not competent to contract under section 11? ठीक है, तो यहाँ पे competency of the contract जो है वो section 11 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका डी होगा। तो नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन, मतलब कौन सा यहाँ पे सिचुएशन जो है वो वहां पे नहीं दी हुई है, ठीक है। तो 29 का जो होगा वो डी होगा, अ मैरिड वुमन, ऐसा कोई सिचुएशन वहां पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हु हैज अटेन्ड द मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी के बारे में दिया हुआ है कि वो माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज दी हुई है। मैरिड वुमेन कैन कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ वहां पे कंडीशन नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या ना माइनर रेटिफाई अग्रीमेंट एन अग्रीमेंट मेड ड्यूरिंग द माइनॉरिटी अपॉन अटेनिंग मेजोरिटी, ठीक है। तो कोई माइनर है जो जब वो मतलब माइनर था, ठीक है, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम पे हुआ था। अब क्या वो बड़े होने पे मतलब मेजर होने पे वो क्या रेक्टिफाई कर सकता है? रेटिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी, नो माइनर एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड, ठीक है। मतलब प्राइमर फेसी तो यही होता है। तो इससे रिलेटेड एक केस भी है, सूरज नारायण वर्सेस सुखू अहिर। इसी केस में सूरज नारायण वर्सेस सुखू अहिर, ये केस ध्यान रखिएगा। Under section 12, a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if it at the time when he makes he is capable of, ठीक है। तो सेक्शन 12 जो है वो सेक्शन 12 आपका बात करता है व्हाट इज द साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो अब वहां पे बहुत सारी कंडीशन दी हुई है। तो 31 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 31 का करेक्ट आंसर आपका होगा अंडरस्टैंडिंग इट इन फॉर्मिंग ऑफ अ रैशनल जजमेंट एज टू इफेक्ट, ठीक है। जो भी सिचुएशन उसको दी गई है, जो भी प्रपोजल दिया गया है उसको समझ में आना चाहिए उसी वे में जिसमें दिया गया है, और वो रैशनल जजमेंट भी ले पाए उस चीज पे, वो होना चाहिए, ठीक है। तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, तो उसके द्वारा अगर कोई किया जाता है अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी वैलिडिटी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो 32 का जब सेक्शन 12 का पैरा 2 पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे ये बात कही गई है। एक पर्सन है जो यूजुअली साउंड माइंड रहता है बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड रहता है, तो फिर क्या होगा वहां पे? तो ये यहाँ पे सेक्शन 12 का पैरा 3 आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 33 का होगा बी, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, क्योंकि तब वो रैशनल जजमेंट ही नहीं ले पाएगा। 34 अ सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू अ माइनर और ल्यूनेटिक क्रिएट्स, तो अगर कोई सप्लाई की जा रही है किसी माइनर या ल्यूनेटिक को, तो उसका क्या होगा? 34 का आपका होगा सी, अ लायबिलिटी रिम्बर्स्ड आउट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड सेक्शन 68 है, ठीक है। सेक्शन 68 किसके बारे में बात करता है? क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अटैच टू द माइनर स्टेट, नॉट पर्सनल, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जाएगा, वो पर्सनली उसको देने के लिए बाउंड नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी के बारे में, लायबिलिटी, ठीक। आगे 35 two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense
कंसेंसस एट एडम अंडर। ये कहाँ पे दिया हुआ है? 35 का करेक्ट आंसर आपका होगा ए। 13 क्या डिफाइन करता है? कंसेंट, कंसेंसस एट एडम, मतलब जो बात मैं कह रहा हूँ वही बात आप सुन रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आम बोल रहा हूँ आपको इंग्लिश समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज के बारे में बात हो रही है आपको भी सेम ही चीज समझ में आनी चाहिए। कंसेंसस एंड एडम, सेम थिंग इन दिस सेंस। अब यहाँ पे रिलेटेड जो सेक्शन दिए हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 13 में कंसेंट दिया हुआ है। ठीक है, कंसेंट को डिफाइन किया गया है, कंसेंट है। इसमें फ्री कंसेंट 14 में, सेक्शन 14 फ्री कंसेंट बात करता है। सेक्शन 15 में कोअर्जन दिया है, अभी आगे हम देखेंगे कोअर्जन क्या होता है। ठीक है, 16 दिया है वो आपका अंडर इन्फ्लुएंस दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री अंडर सेक्शन 14 when it is not caused by। ठीक है, तो कंसेंट तभी फ्री मानी जाएगी अंडर सेक्शन जब वो इन तरीके से नहीं ली गई है। कौन कौन से तरीके हैं? कोअर्जन से नहीं ली गई है, अंडर इन्फ्लुएंस से नहीं ली गई है, फ्रॉड से नहीं ऑब्टेन की गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से नहीं ली गई है, तो फिर वो जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी अंडर सेक्शन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय द आईपीसी इज। तो अगर आप कोअर्जन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 15 में, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चिकम अमिराजू वर्सेस चिकम शशम्मा 1917 अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड वाज हेल्ड टू बी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कोई पर्सन, जैसे कि अगर देखा जाए तो सुसाइड कमिट करना भी तो एक तरीके से फोरबिडन ही है। ठीक है, मना किया गया है, आईपीसी में उसको ऑफेंस किया गया था। तो अगर कोई पर्सन है, ठीक है, मतलब कि ये थ्रेट दे रहा है कि मैं सुसाइड कमिट कर दूंगा अगर तुम इस अग्रीमेंट पे साइन नहीं करोगे, तो क्या वो कोअर्जन की डेफिनेशन में आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 38 का बी। ठीक है, इस चिकम अमिराजू ऐसे चिकम शशम्मा में हेल्ड किया गया है कि इट डज नॉट अमाउंट टू ये कोअर्जन। तो यहाँ पे 38 का जो होगा वो आपका बी होगा, थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंट्स टू कोअर्जन अंडर आईपीसी। एक सेकेंड, यहाँ पे ये थ्रेट टू सुसाइड जो है ना वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही करिएगा, मतलब यहाँ पे नॉट वर्ड होगा, नॉट हेल्ड टू बी कोअर्जन, ये ध्यान रखिएगा। ये बार बार पूछा जाता है तो इसे ध्यान रखना है। थ्रेट टू कमिट सुसाइड नॉट अमाउंटिंग टू कोअर्जन। नेक्स्ट है 39, इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अंडर इन्फ्लुएंस जो है वो कहाँ पे डिफाइन किया गया है? अंडर इन्फ्लुएंस आपका 16 में है, 15 में कोअर्जन दिया है, 17 में फ्रॉड है, ठीक है, 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंड्यूस्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन इज इन पोजीशन टू। ठीक है, तो कब कहा जाएगा कि कोई पर्सन जो है उसने अंडर इन्फ्लुएंस कॉज किया है? जब उसकी पोजीशन कैसी होगी? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डोमिनेट द विल ऑफ द अदर्स। ये कहाँ दिया है? सेक्शन 16 में दिया है, अंडर इन्फ्लुएंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज अंडर इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम्ड। ठीक है, तो कौन कौन से रिलेशन है जहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस जो है वो प्रिज्यूम किया जाएगा? ये होगा, ये 16 के सबसेक्शन 2 में दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, और 14 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, पेरेंट एंड चाइल्ड एंड फिड्यूशरी रिलेशनशिप में। ठीक है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट। तो अगर कोई जानबूझ के कोई फैक्ट को कंसील कर रहा है तो फिर वो क्या होगा? 42 का करेक्ट आंसर होगा ये फ्रॉड। ठीक है, ये कहाँ पे दिया है? 17 के सेक्शन 2 में, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रॉड। नेक्स्ट, mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is generally, क्या होगा? 43 का करेक्ट आंसर होगा बी, नॉट फ्रॉड अनलेस देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक। ये कहाँ पे दिया है? ये दिया है आपका एक्सप्लेनेशन जो दिया है सेक्शन 17 में, उस एक्सप्लेनेशन में ये बात की गई है, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 17। कॉन्ट्रैक्ट्स उब्रमई फेरी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। ठीक है,
ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओब्रेमी फेड का होता है अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा, ये आपके मेंस में भी मेंशन करना होगा, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फैमिली सेटलमेंट हो गए, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली सेटलमेंट ये सब ओब्रेमी फेड पे ही काम करते हैं। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं ये। मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 18 इन्वॉल्व। अब मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे होगा एन इनोसेंट मिस स्टेटमेंट मेड विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। ठीक है, तो 18 में अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है इनोसेंट मिस स्टेटमेंट विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन डिस्टिंग्विश फैक्टर बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। 46 का करेक्ट आंसर होगा बी, इंटेंशन टू डिसीव। फ्रॉड में आपका पहले से ही इंटेंशन होता है डिसीव करने का, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन टू डिसीव नहीं होता है, सिर्फ मिस स्टेटमेंट होता है विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। 47. Where consent is a consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, the agreement is. Okay. तो अग्रीमेंट का स्टेटस क्या होगा यहाँ पे, वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट। ये कहाँ दिया है, सेक्शन 19 में दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉज किया गया है कॉर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी अग्रीड। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 19A, when consent to an agreement is caused by uninfluence, the contract may be set aside. तो यहाँ पे 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इधर एब्सोल्युटली और अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द कोर्ट डीम्स जस्ट। ठीक है, यार ध्यान रखिएगा, 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर एब्सोल्युटली और अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द कोर्ट डीम्स जस्ट। Where both parties to an agreement are under mistake as to the matter of fact essential to agreement, the agreement is। तो क्या होगा, जहाँ पे दोनों पार्टीज जो है वो मिस्टेक पे हैं, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होगा, 49 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, वॉइड हो जाएगा। ये कहाँ पे लिखा गया है, सेक्शन 20 में लिखा गया है। ठीक है, जो बायलैटरल मिस्टेक होती है, बायलैटरल मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू एग्रीमेंट, वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 50. Section 21 provides that a contract is not voidable because it was caused by mistake as to। तो कब नहीं होगा, तो 50 का करेक्ट आंसर आपका होगा कि एनी लॉ फोर्स इन इंडिया। ये कहाँ पे लिखा गया है, 21। ठीक है, तो 50 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए। ठीक है, इनोडेशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसिव, मतलब मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ डज नॉट मेक अमाउंट टू नॉट अमाउंट वॉइडेबल। 51 है, a mistake as to foreign law is treated as a। अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो फिर क्या होगा, तो फिर वहां पे 51 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट को की तरह ट्रीट किया जाता है। और ये कहाँ पे लिखा गया है, तो ये सेक्शन 21 के पैरा 2 में ये बात लिखी गई है। ठीक है, सेक्शन 2 का मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ इज treated as a mistake of fact makes contract void if bilateral। Next, Section 22 provides that a contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to its being under a mistake as to। तो 52 का करेक्ट आंसर होगा बी, ये कहाँ पे दिया है, सेक्शन 22 में दिया हुआ है। सेक्शन 22 बात करता है यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बाय वन पार्टी डज नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। अब आएंगे 53rd नंबर क्वेश्चन पे। सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद। तो 23 किससे डील करता है, सारे के सारे जो फंडामेंटल पार्ट है, इवन पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत एसेंशियल है इसमें। 53, सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद। तो सेक्शन 23 किसे डील करता है, यहाँ पे 53 का आंसर होगा आपका व्हाट कंसिडरेशन एंड व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से बहुत सारी चीजों को कवर करता है ये स्पेशली। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट इज वॉइड अंडर सेक्शन 23 यस। तो इसका होगा बी, अगर फोरबिडन बाय लॉ था, इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ एंड इज फ्रॉडुलेंट एंड इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी। 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
एन एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन इज वॉइड बिकॉज इट इज, तो कब होगा? 55 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और ये बात कहाँ पे की गई है? ये आपका सेक्शन 23 बात करता है। नेक्स्ट 56, इन डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी 1915 द डॉक्ट्रिन लेड डाउन वाज, तो इस केस में कौन सा डॉक्ट्रिन लेड डाउन किया गया था? इसमें आपका आया था पी, ठीक है। रीअफर्म किया गया था इसमें बेसिकली जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिबर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि जो थर्ड पार्टी है वो इन्फोर्स नहीं करा सकती है, ठीक है। इसमें थर्ड पार्टी कैन नॉट इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, इन इंडिया अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन 57 जो है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन sue, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 2D में। और ये किस केस में हेल्ड किया गया था? तो चिनैया वर्सेस रमैया का एक केस था, ठीक है? चिनैया वर्सेस रमैया, इस केस में कहा गया था, ठीक है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन sue। नेक्स्ट आते हैं 58 पे, इन इंडिया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो उसका क्या स्टेटस है? अभी हमने देखा बी होगा, कैन नॉट सू सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। और ये जो एक्सेप्शन है ये कहाँ पे किया गया था? ये आपका चिनैया वर्सेस रमैया के केस में कहा गया था, ठीक है। किस किस केस में हो सकता है? तो ट्रस्ट है, जो एक्सेप्शन ये दिया है, ट्रस्ट हो गया, फैमिली सेटलमेंट हो गया, असाइनमेंट हो गया, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आएंगे 59, लैंडमार्क Indian case establishing that consideration may move from the third party, Chinaiya versus Ramaiya was decided based on, किस सेक्शन पे है ये? 59 का करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है, 2D पे। इन चिनैया वर्सेस रमैया based on 2D definition of consideration. As per section 25, an agreement made without consideration is, तो essential condition होती है, तो जो अग्रीमेंट है विदाउट कंसिडरेशन होता है वो आपका void हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक मैगजीन भी है, एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्सक्यू, एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an exception to the rule ex nudo facto non auditor ex that is an agreement without consideration is void under section 25। तो जनरली तो void हो जाता है, बट क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, क्या एक्सेप्शनल सिचुएशंस ऐसी हैं जब void नहीं होगा? तो करेक्ट आंसर 61 का होगा डी, जब agreement made on account of natural love and affection expressed in writing and registered, promise of compensate for past voluntary services and promise to pay a time barred debt in writing signed by the debtor। तो ये तीनों सिचुएशन अगर है तो फिर वहां पे नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है ये आपका 25 के सेक्शन 1 में दिया है, ये 25 के 2 में दिया है, ये 25 के 3 में दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन इफ इट इज, तो किन के बीच है तब होगा? तो ए सही होगा, बिटवीन नियर रिलेटिव्स इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे राइटिंग और रजिस्टर्ड मस्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया है, तो ये दिया है 25 के सेक्शन 1, रिक्वायरमेंट requires natural love and affection near relation in writing and register। 63rd number question, in Balfour versus Balfour 1919 the agreement was held not to be a contract because, तो क्यों नहीं किया गया था इसमें? 63 का होगा बी, because there was no intention to create a legal relationship, okay, domestic agreement lack intention to create legal obligation। 64, in Kedarnath versus Gauri Muhammad 1886 the defendant was held liable because, क्यों हेल्ड किया गया था? 64 का बी होगा, ठीक है, the plaintiff incurred financial liability on faith of the promise, इसको ध्यान रखिएगा, promisor held liable as promisee undertook liability work based on promise। अब आएंगे 65 नंबर क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 26 of the Indian Contract Act states that every agreement in the restraint of marriage of any person other than dash is void। तो माइनर की जो है फिर तो वो तो कानूनी मसला हो गया, ठीक है, नहीं तो 26 में ये आपका जो है
अगर आप नॉर्मली किसी भी पर्सन का करते हैं तो फिर तो वो मतलब वो हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप माइनर की शादी आप रोक रहे हैं तो फिर वो जो एग्रीमेंट वो जो है वो वहां पे नहीं होगा। नेक्स्ट, every agreement by which any person is restrained from exercising a lawful profession, trade, profession, business of any kind। तो क्या होगा? 66 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, void to the extent, और कौन सा सेक्शन है? ये 27 में दिया है। नेक्स्ट 67, एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 27 रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज। तो एक्सेप्शन क्या दिया है? ये तो जनरल प्रोविजन था। ठीक है, सेक्शन 27 में दिया है एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पर्सन इज रिस्ट्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड। तो वो होगा वॉइड टू दैट एक्सटेंट। अब एक्सेप्शन इसका क्या प्रोवाइड किया गया है? तो 67 का ए होगा। जो स्टैचुरी एक्सेप्शन है वो आपका सेल ऑफ गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट 68, in Niranjan Shankar Golikari versus Century Spinal and Manufacture Company 1967, a negative covenant restricting an employee during the period of employment was held to be 68। इसका होगा बी। ठीक है, वैलिड होगा एंड इन्फोर्सिएबल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 68 का होगा आपका बी। इसमें क्या हेड किया गया था? नेगेटिव कोवेनेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट पीरियड इज वैलिड टू प्रिवेंट ट्रेड सीक्रेट लीक्स। 28 renders void agreement in restraint of। 69 में सी दिया है, लीगल प्रोसीडिंग्स। 27, 28 renders void agreements in restraint of legal proceedings। नेक्स्ट, an agreement restricting a party absolutely from enforcing his right under a contract in the ordinary tribunal is void under। तो यहाँ पे आपका 70 का जो है करेक्ट आंसर होगा 28 में। कहाँ पे भी 28 के ए में दिया हुआ है ये ध्यान रखिएगा। Restricting absolute right to enforce legal rights in court is void। Which of the following is a valid exception to section 28 restraint of legal proceedings। तो यहाँ पे एक्सेप्शन के बारे में बात की जा रही है। तो 71 का करेक्ट होगा ए। एग्रीमेंट टू रेफर फ्यूचर एंड एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, ये कहाँ पे आपका दिया है? तो एक्सेप्शन 1 एंड 2, एक्सेप्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 28। Agreements, the meaning of which is not certain or capable of being certain are void under। तो ये कौन सा सेक्शन बात करता है? ये होगा आपका सेक्शन 29। ठीक है, जहाँ पे जो है कि जिसका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं है तो void हो जाएगा वो अग्रीमेंट फॉर अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, A agrees to sell B 100 tons of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended this agreement is। तो क्या हो जाएगा? void हो जाएगा फॉर अनसर्टेनिटी। आपको क्लियरली ये भी बात बतानी होती है कि जो तेल है वो कौन सा तेल आपको चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ना ये आपका इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन सबसे पहला इलस्ट्रेशन ए है वो आपका है सेक्शन 29 का। नेक्स्ट, A, who is a dealer in a coconut oil only, agrees to sell B 100 tons of oil. This agreement is। ठीक है, तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल जो है वो बिल्कुल स्पेसिफाई किया गया है 74 का। यहाँ पे आपका बी होगा, वैलिड एज द नेचर ऑफ द ट्रेड्स अफोर्ड एज मीनिंग। नेक्स्ट 75, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड अंडर। तो बाय वे ऑफ वेजर जो है वो कहाँ पे है? 75 का करेक्ट आंसर होगा बी 30। ठीक है, 30 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 76, अ वेजरिंग एग्रीमेंट इन इंडिया। तो वेजरिंग एग्रीमेंट का स्टेटस इंडिया में क्या है? ये जो है वो ए होगा, वॉइड है एंड जनरली इलीगल है। इलीगल इन मुंबई एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो वॉइड होता है इसका नेचर। और ये आपका हाँ ठीक है। फिर आते हैं 77 पे, ट्रांजेक्शन कोलेटरल टू अ वेजरिंग एग्रीमेंट इन इंडिया एक्सेप्ट गुजरात एंड महाराष्ट्र आर। तो 77 का करेक्ट आंसर होगा बी, वैलिड एंड इनफोर्सिएबल। ठीक है, ये आपका कहाँ पे दिया हुआ है? तो 77 का आपका होगा collateral transactions to a wagering contract are valid in India except where the wager is illegal by the state। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वेजर नहीं है। तो 78 का आपका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, अ हॉर्स रेस सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ 500 रुपीज, ये कहाँ पे दिया है? ये एक्सेप्शन है सेक्शन 30 का।
Next, A sees B's dog drowning in water and rescues it without B's request. B later promises to give A rupees 1000. This promise is, तो 79 का करेक्ट आंसर होगा B. Valid under section 25 subsection 2 as a promise to compensate for past voluntary service. ठीक है. Next, A writes to B, I offer to sell my car for rupees 2 lakh. If I don't hear from you within 5 days, I shall assume you accepted. B remains silent. Is there a contract? 80 का होगा B. No. Mental acceptance or silence does not constitute valid acceptance जब तक कि duty to speak ना हो. Next. 81. In Feldhaus versus Findlay, 1862, it was established that इसमें establish किया गया था that proposer cannot impose conditions that silence implies acceptance. यहाँ पे acceptance cannot imposed by silence. B option correct होगा. Next, A sends a proposal by post to B on 1st of March. B receives it in on 3rd March. B posts acceptance on 4th March. A posts revocation of offer on 3rd March, which reaches B on 5th of March. Is there a contract? यहाँ पे केयरफुली रीड करिएगा. यहाँ पे B करेक्ट होगा. Yes, contract is formed on 4th of March when B posted acceptance before revocation reached B. और इससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 3 and 4. Next, a minor fraudulently represents himself to be a minor and takes a loan from B. Can B recover the money under the contract law? केयरफुली रीड करिएगा 83 को. तो यहाँ पे B होगा. No. Stoppel does not apply against the minor. तो जो रूल ऑफ स्टॉपेल है वो माइनर के अगेंस्ट में नहीं रहता है. और किस केस में कहा गया था? ये इससे रिलेटेड मोहिनी बीबी का जो केस है, इसीलिए ये पॉइंट भी हेल्ड किया गया था. नेक्स्ट, इन लेस्ली वर्सेस शी 1914 द डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश्ड रिगार्डिंग माइनर्स वाज डॉक्ट्रिन ऑफ. तो लेस्ली वर्सेस शेल में कौन सा किया गया था? तो यहाँ पे आपका होगा 84 का बी, रेस्टिट्यूशन. डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब रेस्टोरेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इफ ट्रेसेबल. Lashley versus Sheila, equitable doctrine of restitution applies if specific goods property are traceable in minor's hand. 85 का है. Section 33 of the Specific Relief Act and equitable principle allow court to order restitution against a minor. किस situation में? 85 का होगा A. Only if money and property is traceable and minor benefited. Next, A enters into an agreement with B to pay 10,000 if B beats up C. B beats up C and demands money. The agreement is. तो एग्रीमेंट नेचर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे C होगा. ठीक है. Void as to the object unlawful injury to person under section 23. A agrees to pay rupees 50,000 if B marries C. C dies before marriage. The agreement is. 87 का करेक्ट आंसर होगा आपका D. Becomes void. सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया. 88. An agreement in which consideration is adequate is inadequate. 88 का है. An agreement in which consideration is inadequate is. तो उसमें क्या होगा? 88 का होगा C. Valid provided consent was freely given. तो ये होगा आपका कहाँ पे दिया है? एक्सप्लेनेशन 2 में दिया है और सेक्शन 25. नेक्स्ट, ये पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज वाला है, वो उसके बारे में बात कर रहा है. 89 है. Inadequacy of consideration may take into account by the court to determine. यहाँ पे 89 का करेक्ट आंसर होगा आपका A. Whether consent was freely given. और ये आपका दिया हुआ है सेक्शन 25 के एक्सप्लेनेशन 2 में. A promises B to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery and B promises to restore the value of the thing taken. The agreement is. क्या होगा? 90 का होगा B. Void as objects is unlawful. Stipulate prosecution इसे बोला जाता है. और ये कहाँ पे दिया हुआ है आपका? ये दिया है इलस्ट्रेशन. ये आपका बेसिकली सेक्शन 23 का जो इलस्ट्रेशन H है, ये H इलस्ट्रेशन ये वहां पे दिया हुआ है. Next, 91. Which of the following is not an exception to the rule of stranger to contract cannot sue.
तो इसमें से कौन सा उसका एक्सेप्शन नहीं है, तो यहाँ पे होगा डी, अ फ्रेंड ऑफ अ प्रॉमिसर। बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट है, मैरिज सेटलमेंट एंड फैमिली अरेंजमेंट है, एंड साइनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है, अ फ्रेंड ऑफ द प्रॉमिसर, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे डी होगा। जो एक्सेप्शन है वो लीगल फ्रेंड जो है उस पे लोकल स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शन अप्लाई टू ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, असाइनमेंट एंड स्टॉप। नेक्स्ट ये है, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास कंसिडरेशन इज, बी ऑप्शन होगा वैलिड एंड गुड कंसिडरेशन। ठीक है, 92 का ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दिया है 2D, जहाँ पे कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया वहीं पे ये है। ठीक है, तो 2D जो है वो वर्ड यूज करता है, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, रिकॉग्नाइजेस पास्ट कंसिडरेशन इन इंडिया। इन इंग्लिश लॉ पास्ट कंसिडरेशन इज, तो इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन का स्टेटस क्या है, ये यहाँ पे बी होगा, जनरली नो कंसिडरेशन। ठीक है, तो इंग्लिश लॉ फॉलोज द रूल ऑफ पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, जिसका मतलब है विद माइनर एक्सेप्शंस लाइक रॉस कॉरल्स वर्सेस थॉमस, वहां पे केस था। नेक्स्ट 94, अ कॉन्ट्रैक्ट रेंडर्ड वॉइड बाय अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट मस्ट इन्वॉल्व, तो 94 का बी होगा, बायलेटरल मिस्टेक बाय बोथ द पार्टीज ऑन एन एसेंशियल फैक्ट, और ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका सेक्शन 20 में दिया है। ठीक है, सेक्शन 22 रिक्वायर करता है बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आएंगे 96 नंबर क्वेश्चन, इन फूलचंद वर्सेस जुगल किशोर an agreement between two trade rivals to avoid competition was held, तो ये क्या होगा, 95 का आपका करेक्ट होगा बी, वैलिड एज इट वाज रीजनेबल रेगुलेशन ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड रेगुलेशन एग्रीमेंट जो है बिटवीन राइवल टू शेयर ट्रेड प्रिवेंट अंडर कट विदाउट टोटल रिस्ट्रेंट आर वैलिड। 96 क्रॉस ऑफर्स, क्रॉस ऑफर का मतलब क्या होता है, ये होता है डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता है। 97 स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग ऑफर मीन्स, 97 का करेक्ट आंसर होगा ए, एन ऑफर ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल टेंडर, तो इसे स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर कहा जाता है। एंड एन ऑक्शनर्स advertisement announcing an auction sale on a particular date is an, क्या होगा, 98 का होगा बी, इन्विटेशन टू ऑफर या इन्विटेशन टू ट्रीट। नेक्स्ट 99, in Harris versus Nickerson 1873 advertising an auction that was later cancelled gave the plaintiff, यहाँ पे क्या होगा, 99 का आपका होगा बी, no right to claim damages and advertisement was a mere statement of intention, तो जो ऑक्शन अनाउंसमेंट होता है इज merely an intention not an offer capable of acceptance। और यहाँ पे तो एक केस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 98 के रिस्पेक्ट में एक केस ध्यान रखिएगा, हैरिस वर्सेस निकर्सन। ठीक है, ये कैसे ध्यान रखिएगा, 99 हो गया। अब 100 नंबर क्वेश्चन, पवन promises to give 5,000 to his son Rohan if Rohan passes his LLB exam. Rohan passes but Pawan refuses to pay. Can Rohan sue Pawan? यहाँ पे बी होगा, नो। डोमेस्टिक सोशल एग्रीमेंट लैक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, किस केस में बोला गया था, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे 96 में क्रॉस ऑफर का जो लैंडमार्क केस है वो ध्यान रखिएगा, तो तीन वर्सेस ऑफ मैन। ठीक है, ये जो केस है इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम मतलब टोटल हम यहाँ पे 500 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड होगी आप उसको जरूर देखिएगा। दिस वाज ऑल 100 क्वेश्चंस, थैंक यू।